start the class now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our last topic of this chapter of water pollution, which is biological nutrient removal. So let's start our today's lecture. So before we start describing what is biological nutrient removal and how we carry out this BNR, which is the short of the biological nutrient removal. So the question is, why do we need to remove them? Them what? Nutrients. So बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल से नेम से जाहिर हो रहा है कि हमने इसमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करना है, एंड बाय व्हाट? थ्रू बायोलॉजिकल मींस. लेकिन पहले एक तो ये है कि हमने बायोलॉजिकल मींस से क्यों करना है, ये तो सेकंड क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन ये है कि हम न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं, हम यहाँ पे पोल्यूटेंट नहीं कह रहे कि हम पोल्यूटेंट को रिमूव कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर रहे हैं. तो पहली चीज तो ये है कि न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करने की जरूरत क्या है? Anyone of you can answer? So why do we need to remove nutrients at the first instance? सर यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं. यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं, ठीक है. और कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं? सर फास्फोरस, नाइट्रोजन. Okay. So there are different nutrients. For example, phosphorus, nitrogen and carbon, के जो के essential हैं aquatic health के लिए, for जो आपके aquatic organisms हैं, plants हैं, fishes हैं, animals हैं, different जो हैं वो different ये nutrients जो है वो utilize करते हैं. But अगर इनकी concentration required amount से ज़्यादा हो, then they can be toxic and they can cause serious problems. And this is the reason why we have to remove these nutrients from the water. और अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को रिमूव ना करें तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दे कैन कॉज यूट्रोफिकेशन and they can also cause toxicity which is related with ammonia. एंड अमोनिया जो है ये एसेंशियल है नाइट्रोजन फॉर्म ऑफ, अगर नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में है तो इट इज एसेंशियल, बट जो मोलेकुलर फॉर्म ऑफ अमोनिया है, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इट इज़ टॉक्सिक, और इसकी हायर कंसंट्रेशन जो है इट कैन बी लीथल, एंड उससे जो है वो इवन इट कैन किल स्पीशीज एंड अदर मैरीन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. एंड जो नाइट्रेट हैं ये भी एसेंशियल होते हैं, बट इनकी जो कंटेमिनेशन है जो ग्राउंड वाटर की, जो डिफरेंट वाटर सोर्सेज के, ये भी अगर एक अमाउंट से ज़्यादा है नाइट्रेट तो दिस कैन बी टॉक्सिक एज वेल. एंड इट इज इवन जो है हमारे एक सिंड्रोम है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं बच्चों में, वो भी जो है वो नाइट्रेट की हायर कंसंट्रेशन की वजह से होता है. और इसके अलावा जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन पे भी इनके साइड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स होते हैं अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो. सो बिकॉज ऑफ दीज रीज़न अगर जो वाटर है उसको जब अब एफ्लुएंट है, जिसको हम किसी भी कैनाल के अंदर या किसी भी वाटर रिजर्वायर के अंदर जब उसको किसी भी फैसिलिटी से हम उसके अंदर डंप कर रहे होते हैं, सो उससे पहले ये देखा जाता है कि उनके अंदर एक तो पोल्यूटेंट ना हो जो हमने पहले पढ़ा है जैसे हैवी मेटल्स वगैरह हैं, और सेकंड ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी एक ऑप्टिमम अमाउंट में होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, अदरवाइज दे कैन आल्सो हैव सम सीरियस इफेक्ट ऑन दैट एक्वेटिक रिसोर्स. सबसे पहले हम जो है बात करेंगे फास्फोरस की ब्रीफली एक स्लाइड पे, और देन एक हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे नाइट्रोजन का, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनको
हमने रिमूव कैसे करना होता है। नॉर्मली हमने पहले पढ़ा था कि जो फास्फोरस है, अगर ये जो है बहुत एसेंशियल है फॉर नॉर्मल ग्रोथ, और इसके बगैर अगर फास्फोरस की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। लेकिन अगर फास्फोरस की कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, इट कैन कॉज यूट्रिफिकेशन। एंड जो नॉर्मल वेस्ट वाटर होता है, इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर होता है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है फास्फोरस की, दैट इज अराउंड 5 to 9 मिलीग्राम पर लीटर। अब जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कितनी है फास्फोरस की, ये तो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से एरिया में है, जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ से आ रहा है, और आप स्पेसिफिकली किस एरिया में, आई मीन किस कंट्री में है। तो डिपेंडिंग कि आप कौन सी कंट्री में है और आपका जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर इंडस्ट्रीज का वाटर आ रहा है या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर आ रहा है, सिंपल। सो डिपेंडिंग ऑन दैट जिसकी फास्फोरस की कंसंट्रेशन होती है डू वेरी। बट इन जनरल जो हमारे पास जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर आ रहा होता है, ये जो नॉर्मल जो वेस्ट वाटर आता है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है इसकी, वो अराउंड 5 to 9 मिलीग्राम पर लीटर होती है, विच इज हायर देन द ऑप्टिमम लिमिट, और विच इज जो आपकी मैक्सिमम लेवल है इसका 1 मिलीग्राम लीटर, उससे हमेशा ज़्यादा होती है। सो इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो इससे जो है जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है वो एनहेंस हो जाती है, इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक यूट्रोफिकेशन। जो मेन सोर्सेस हैं फास्फोरस के, जिससे ये वेस्ट वाटर के अंदर आती है, दैट इज वन ऑफ देम इज द ह्यूमन वेस्ट। सेकंड इज द रन ऑफ, जो कि आपके जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनका रन ऑफ है, और कुछ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से जब ये उसका जो पानी आता है बारिश के साथ, दैट आल्सो कंटेन्स फास्फोरस। आप जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो हम घरों में और इंडस्ट्री में जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री जो है, और स्पेशली वाटर सॉफ्टनर्स जो हैं जो कि बॉयलर्स के लिए यूज होते हैं, और जो मेटल प्लेटिंग प्लांट्स हैं, तो ये सारे जितने एरियाज हैं जो हमने अभी डिस्कस किए कि दे आर ऑल एक्चुअली मेन रिसोर्सेज ऑफ फास्फोरस है। इनसे जो है वो फास्फोरस रिलीज होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। एंड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं फास्फोरस की इन वेस्ट वाटर, जैसे आर्थोफॉस्फेट्स हैं, पॉलीफॉस्फेट्स हैं, और कुछ ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फेट्स होते हैं कि जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ बाइंड हुए होते हैं। So this is just a brief introduction of phosphorus, and next we will introduce briefly about nitrogen in the wastewater. Normally, जो nitrogen है, it is an important part of many of the amino acids, proteins, DNA and RNA. और अराउंड 78% है, जो ऑलमोस्ट 80% जो हमारा एटमॉस्फेयर है, दैट कंटेन एक्चुअली नाइट्रोजन। और अगर हम अर्थ की बात करें तो इट इज द 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, नाइट्रोजन जो है। और जस्ट लाइक फास्फोरस, जो नाइट्रोजन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है, जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है, उसके लिए जो है नाइट्रोजन वेरी एसेंशियल है। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, देन इट कैन कॉज जो है वो इट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स। अच्छा, एक टर्म यूज करते हैं हम मोस्टली, टोटल नाइट्रोजन, या यहाँ पे जल डाल कहते हैं इसको, नाइट्रोजन के जो है यहाँ पे साइलेंट है। सो TKN, टोटल जल नाइट्रोजन और टोटल नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन जो है वाटर सोर्सेज जो है उनके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मौजूद होती है। इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है, ठीक है, और नाइट्रेट की फॉर्म में हो सकती है, नाइट्राइट की फॉर्म में हो सकती है। नॉर्मली जो हमारे जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है नाइट्रोजन, या फिर अमोनिया की फॉर्म में होती है नाइट्रोजन। और इनके जो टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, इंक्लूडिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड अमोनियम जो नाइट्रोजन है, उसको हम टोटल नाइट्रोजन कहते हैं या टोटल जल नाइट्रोजन कहते हैं। और अगर हम सोर्सेज की बात करें कि नाइट्रोजन हमारे वेस्ट वाटर में कहाँ से आ रही है, सो इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक्स, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट है, हम यूरिया जो यूज करते हैं और एज इन एग्रीकल्चर,
बट अदर जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं दे ऑल कंटेन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. सो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन इन द वेस्ट वाटर. सो ये तो था इंट्रोडक्शन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन का. अब हम बात करते हैं इनकी रिमूवल की, क्योंकि अगर इनके जो इफेक्ट हैं, जो बैड इम्पैक्ट है इनका एक्वस एनवायरनमेंट पे, उसको हमने अगर मिनिमाइज करना है तो हमने इसको रिमूव करना है. सो देयर कैन बी देयर आर मेनी केमिकल मेथड्स हैं और कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं. केमिकल मेथड जैसे हमने कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का मेथड पढ़ा था. सो लाइक इसमें आप आयरन या एल्यूमिनियम कंपाउंड यूज करते हैं उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए. बेनिफिट इसका क्या है? जो केमिकल अगर हम मेथड यूज करें कि ये इजी मेथड है, इसके अंदर हमें कोई ऐसा जितने ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना होता, कोई ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं होते. हम जस्ट वेस्ट वाटर के अंदर केमिकल्स ऐड करते हैं और उनको रिएक्ट करते हैं. वो केमिकल्स जो डिजॉल्व हमारे जो भी इसके अंदर पोल्यूटेंट्स हैं, और उनको प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम सेपरेट कर देते हैं. द प्रॉब्लम विद दीज केमिकल टेक्निक्स इज दे आर एक्सपेंसिव. इन कंपैरिजन टू दिस केमिकल मेथड्स, जो बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं ये रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ये चीपर होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है बायोलॉजिकल मेथड्स के, कि इसके अंदर हमें मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं कि जिनको हमने मेंटेन रखना पड़ता है. क्योंकि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यहाँ पे हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट प्रोसेस. सो जो बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, सो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं. इसके अलावा उन बैक्टीरिया को स्पेसिफिक फूड चाहिए जिससे वो अपने बायोलॉजिकल फंक्शन वो जो है वो कंप्लीट करते हैं. सो वो हर एक की कंसंट्रेशन ऑप्टिमम हो, टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, पीएच ऑप्टिमम हो. सो ये सारी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उनके अंदर हमें मेंटेन रखनी पड़ती हैं. तो ये जो है इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है. बट दे आर वेरी cost effective methods when they are compared with chemical methods. So ये तो दो methods हो गए, एक chemical methods हैं और दूसरे biological methods हैं कि जो biological जो nutrient removal के लिए use होते हैं. अब एक चीज़ और भी है कि हमने एक चीज़ मिस की है. How about physical methods? So क्या हम इन nutrients को जो हमारे पास हैं, क्या हम इनको physical methods, कोई ऐसा physical method है जिसके थ्रू remove कर सकें? Any idea? मारूफ, कोई फिजिकल मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं इनको? कोई आइडिया है आपको? सवेरा, अगर हम इनको कर जी मारूफ या सवेरा, आप में से जो भी आंसर कर सके. फिजिकल मेथड्स. No one can answer? Okay. तो फिजिकल मेथड्स होते हैं क्या है? हमने पढ़े थे फिजिकल मेथड्स, काफी डिटेल में पढ़े हैं कि फिजिकल मेथड से जब हम किसी चीज को रिमूव करते हैं पोल्यूटेंट को वाटर से. So what we discussed, what were the physical methods? Adsorption and filtration, जो membrane filtration हम यूज करते हैं. So these are the physical methods जिसमें हम या तो फिजिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे, और या फिर हम उनको डिपेंडिंग ऑन द पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन हम उनको जो है वो सेपरेट करते हैं. सो फिजिकल मेथड जो है वो भी यूज हो सकते हैं इनके लिए, बेसिकली न्यूट्रिएंट रिमूवल के लिए. तो ओनली प्रॉब्लम इज के खासकर अगर हम मेम्ब्रेन टेक्निक यूज कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो कॉमनली यूज हम नहीं करते. सो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स की रिमूवल के लिए. एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड. जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जब हम कोई भी एक ट्रीटमेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, चाहे हमने किसी मेटल को रिमूव करना है, हमने किसी न्यूट्रिएंट को रिमूव करना है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने रिमूव करना है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वेस्ट वाटर है उसकी क्या कंपोजिशन है,
और उसके अंदर जो चीज़ हमने रिमूव करनी है उसकी क्या क्या कंसंट्रेशन है, और उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली जब तक हमें ये पता नहीं है कि वेस्ट वाटर के अंदर क्या मौजूद है, हमने उसमें से क्या रिमूव करना है, और जो हमने रिमूव करना है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और उसके रिमूव करने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, विदाउट दीज हम जो है वो कोई भी जो ट्रीटमेंट है प्लान नहीं कर सकते। तो इस स्लाइड के अंदर हम बेसिकली एक ओवरव्यू करेंगे कि नॉर्मली जो हमारे पास वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये किस कंसंट्रेशन में एवरेज मौजूद होते हैं, और इनकी रिमूवल के लिए क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। जो नॉर्मल एक जनरल एक आइडिया जो है वो आपको मिलेगा कि नॉर्मली जो हमारे पास वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर जो जनरल एक रेशो होता है वो 100:5:1 के कार्बन सबसे ज्यादा होते हैं कार्बन कंपाउंड वेस्ट वाटर के अंदर। उसके बाद उसकी रेशो होती है 5 रेशो में नाइट्रोजन होता है, 1 रेशो में फास्फोरस होता है। और कार्बन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बन है हम उसको मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीओडी वैल्यूज, जिसको हम बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। ठीक है। जब अब हम बात करते हैं फास्फोरस रिमूवल के लिए, तो जब हमने फास्फोरस रिमूवल की बात करनी है तो वहां पे हमें मिनिमम 20:1 बीओडी चाहिए। अगर फास्फोरस 1 मिलीग्राम पर लीटर है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें चाहिए कि जो वेस्ट वाटर उसके अंदर मिनिमम 20 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी हो। तो इसका क्या मतलब है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या मुराद है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है। सो जो फास्फोरस रिमूवल के लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर हमने फास्फोरस किसी भी वाटर से या वेस्ट वाटर से रिमूव करना है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 20 टाइम्स उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए फास्फोरस से। क्यों? The first thing is why we need phosphorus, why we need for phosphorus removal the such high concentration of organic compounds. The simple answer is कि जो BOD है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, they are actually the food for what? For the microorganism जिन्होंने फास्फोरस को रिमूव करना है, उन्होंने अपनी कोई खुराक लेनी है, they need something for their energy and their metabolic functions. So they use organic compounds, the carbon source they utilize as a food. So अगर वेस्ट वाटर के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन नहीं है, विच मीन्स कि जो बैक्टीरिया हैं उनको अपने नॉर्मल फंक्शनलाइजेशन के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, so then they cannot actually remove phosphorus from that wastewater. So minimum 1:20 phosphorus and to BOD should be there for the efficient removal of phosphorus from that water. And the another thing is it should also have some concentration of nitrogen as well for their removal process. And next जो हमारे पास स्लाइड है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फोरस को रिमूव कैसे करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस को, पहली बात तो ये कि रिमूव करना क्यों है, हम बायोलॉजिकल मेथड क्यों यूज करें, केमिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, और नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आते कहाँ से हैं और इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनको क्यों रिमूव करना चाहिए। सो फार वी हैव डिस्कस्ड दीस फॉलोइंग थिंग्स। अब हम मूव करते हैं कि हमने इनको एक्चुअल में रिमूव करना कैसे है, हम कैसे रिमूव करते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को। एक बहुत छोटी सी एनिमेशन है, इसके अंदर हम जस्ट एक क्विक ओवरव्यू करेंगे कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को रिमूव कैसा किया जाता है, और उसके बाद हम डिटेल्ड में जो है पहले हम नाइट्रोजन रिमूवल डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल के फास्फोरस को कैसे रिमूव किया जाता है। ओके, सो लेट्स प्ले दिस एनिमेशन फर्स्ट। This BNR stands for biological nutrient remover. BNR works by using naturally occurring microorganisms under variable environmental conditions. Nitrogen is removed using nitrification and denitrification. Phosphorus removal relies on phosphate accumulating organisms, or PAOs, first breaking down phosphorus in the anaerobic zone, then consuming it in the aerobic zone. Okay. So now we will BNR works by using slowly. Naturally occurring microorganisms under variable.
sorry. DNR works by using naturally occurring microorganisms under. Oh, it's not working. Okay. DNR works by using naturally occurring microorganisms under variable environmental conditions. Nitrogen is removed using nitrification and deep. So नाइट्रोजन जो है यहाँ पे जो रिमूव हो रही है, देयर आर टू प्रोसेसेस. वन इज नाइट्रिफिकेशन, जिसके अंदर जो अमोनिया है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुई है, एंड द सेकंड प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन, जिसके अंदर नाइट्रेट जो है phosphorus removal, नाइट्राइट और नाइट्रोजन में जो है वो कन्वर्ट होती है. सो फर्स्ट थिंग इज कि हम अमोनिया को नाइट्राइट में कर रहे हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, एंड देन उसको जो है हम नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट करके हम इसको रिमूव करते हैं. एंड relies on phosphate accumulating organisms or PAOs, first breaking down phosphorus in the anaerobic. So जो हमारे पास फास्फोरस रिमूवल है, इसके अंदर मेनली एक्यूमुलेट करते हैं फास्फोरस को उन बैक्टीरिया के अंदर, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. और जो पहला स्टेप होता है इन एनारोबिक जोन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के जो फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाते हैं उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, एंड देन इन एरोबिक कंडीशन जो है then consuming it in the aerobic zone. ये जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं उन जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे कि इनको हमने रिमूव कैसे करना होता है. सर ये PAO करता है, ये हम आगे अभी जैसे फास्फोरस एक्यूमुलेटिंग फॉस्फेट एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिज्म PAO. ओके सर. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने नाइट्रोजन को रिमूव कैसे करना है थ्रू बायोलॉजिकल मींस. सो जो पहला जो चीज है वो ये है कि हम जो नाइट्रोजन के रिमूव करते हैं दैट इज थ्रू अ नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. सो व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? नाइट्रिफिकेशन जो है वो टू स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर हम अमोनिया को नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं. जो पहला स्टेप है नाइट्रिफिकेशन का, उसके अंदर हम अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट के अंदर, एंड इन सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर हम उस सेम नाइट्राइट को जो हमने पहले स्टेप में कन्वर्ट किया उसको हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट के अंदर. एंड बोथ ऑफ दिस मेथड्स आर एक्चुअली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. और जो सेकंड प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, इसके अंदर हम उन जो नाइट्रेट्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन, इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर हम अमोनिया नाइट्रोजन को नाइट्राइट नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, एंड सेकंड स्टेप में हम नाइट्राइट नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. सो नाइट्रिफिकेशन इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, and denitrification is the conversion of these nitrates into nitrogen gas. ठीक है? Is it clear? यस सर. ओके. और जो बायोलॉजिकल फास्फोरस रिमूवल है उसके अंदर हम उसको एक्यूमुलेट करते हैं इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम फॉस्फेट accumulating organisms कहते हैं. So anyway, this is just an overview of this process. अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस जो है पहले नाइट्रोजन रिमूवल का डिस्कस करेंगे, एंड देन जो है उसकी डिटेल देखेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द फास्फोरस रिमूवल. So how do we remove nitrogen from the waste water? A normal wastewater contains around 40 milligram per liter of total nitrogen, जिसमें से हमने डिस्कस किया कि टोटल नाइट्रोजन इज बेसिकली सम ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया नाइट्रोजन, जिसको हम टोटल जेल-डाल नाइट्रोजन भी कहते हैं. जो टोटल नाइट्रोजन होती है हमारे पास, उसका जो 60% होता है नॉर्मली इट इज द अमोनिया नाइट्रोजन, और जो 40% होता है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है.
and that nitrogen is actually required for the cell growth and reproduction. and जो बैक्टीरिया होते हैं इस नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, और वो इसको यूज करते हैं, सिमुलेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट वाटर, और इस प्रोसेस जो है वाला जिसको हम एसिमिलेशन कहा जाता है, और उस नाइट्रोजन को फिर यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए. And that is the overview of the process for the removal of nitrogen from wastewater. So सबसे पहले जो टॉप पे हम देखें तो यहाँ पे है हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है. अब जो पहला स्टेप है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है जो हमारे पास, उसको हमने कन्वर्ट करना है अमोनिया नाइट्रोजन के अंदर इन अ प्रोसेस विच इज नोन एज अमोनिफिकेशन. सो एक पहले स्टेप में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है इन अ प्रोसेस नोन एज अमोनिफिकेशन, एंड देन दैट अमोनिया नाइट्रोजन is converted into nitrogen in the process of nitrification, and in the second step of nitrification the oxidation occurs of those nitrite nitrogen and we get nitrate. और पहला जो स्टेप है ये नाइट्रिफिकेशन है, जिसमें नाइट्रिफिकेशन भी दो स्टेप में होती है. पहले स्टेप में अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है और नाइट्राइट सेकंड स्टेप में नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं. अब ये जो नाइट्रेट है एक तो थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस में, कि जो कि रिलीज हो जाती है एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर. और सेकंड ये जो नाइट्रेट्स हैं दीज आर कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए. जब इन प्लांट्स को एनिमल्स यूज करते हैं, इनको खाते हैं, तो वो एनिमल्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, एंड ऑन द डेथ ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो हमारे पास अगेन ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन उसके अंदर स्टोर होती है. एंड दिस साइकिल जो है ये एक जो है वो चलता रहता है. सो जो पहला स्टेप है नाइट्रोजन रिमूवल के लिए, दैट इज एक्चुअली एन एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस, कि जिसके अंदर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है. और देन जो अगर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली जो हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते नाइट्राइट या नाइट्रेट में. सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया नाइट्रोजन, ताकि उसको जो है नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकें. एक चीज जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि जो अमोनिफिकेशन प्रोसेस है ये कम्प्लीटली रिमूव नहीं करता, कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं करता ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रोजन में, और स्टिल जो है उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होती है वो रह जाती है वेस्ट वाटर के अंदर. सो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है. एक तो ये है कि अगर तो जो अमोनिफिकेशन के बाद भी जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हमारे पास रह गई, इसकी कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है, तो पहला स्टेप तो ये है कि हम उसको किसी भी फिजिकल मेथड जो हमारे पास है, जो फिल्ट्रेशन मेथड है, उससे रिमूव कर दें. और अगर उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो कि कोई टॉक्सिक इफेक्ट काज कर सके, देन जो है हम उसको पास आउट होने देते हैं, सिंपली जो है वो फ्लूएंट के अंदर चला जाता है. So these are the two actually options for us जो हमारे पास remaining organic nitrogen होती है after ammonification process. So now we will discuss कि हमारी जो nitrification है ये कैसे होती है. So nitrification process है जिसके अंदर अमोनिया जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में. This is an oxidizing process and it is carried out under aerobic conditions, कि बगैर ऑक्सीजन के नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो सकता. डिफरेंट बैक्टीरिया यूज होते हैं और मोस्ट कॉमनली जो है वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हैं जो कि यूज हो रहे हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट. So this is the equation for the nitrification process, जिसका जो फर्स्ट स्टेप है कि जिसके अंदर हम अमोनिया है in the presence of oxygen, alkalinity and nitrosomonas bacteria इसको कन्वर्ट कर रहे हैं
नाइट्राइट के अंदर। सो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, alkalinity and nitrosomonas. So this is the first step of nitrification. जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, उसके अंदर अनदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो है उसको यूज किया जाता है, जो कि नॉर्मली नाइट्रोबैक्टर है जो यूज किया जाता है, जो कि इस नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट प्रोड्यूस करता है। सो पहले स्टेप में हमारे पास अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट, and in the second step the same nitrite is converted to nitrate in the presence of oxygen, alkalinity and nitrobacter. So मेरा आप लोगों से यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर एक तो हमें ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, और सेकंड हमें बैक्टीरिया चाहिए जैसे नाइट्रोसोमोनास चाहिए for the conversion of ammonia and nitrobacter चाहिए for the conversion of nitrite. साथ में एक और चीज रिक्वायरमेंट लिखी है, and that is alkalinity. alkalinity होती है, आप में से कोई आंसर कर सकता है? Anyone? सर बेसिक कंडीशन। जी बताएं। बेसिक कंडीशन। सो यहाँ बेसिक कंडीशन क्या है, मतलब बेसिक कंडीशन बैक्टीरिया को क्यों चाहिए, बेसिक कंडीशन को क्या करना है उसने, और बेसिक कंडीशन किस चीज से आती है, कौन से केमिकल स्पीशीज होती हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Ability of water to resist acidification. ऐसा ही अल्कलिनिटी तो यही होती है कि जो कि एसिडिफिकेशन को रेजिस्ट करती है, लेकिन कैसे करती है, दैट्स माय क्वेश्चन। और उसका बैक्टीरिया की ग्रोथ से या इस प्रोसेस में क्या लेना देना है? नो आइडिया। ओके, बेसिकली अल्कलिनिटी जो है हम इसको वैसे बफरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, कि जो वाटर की पीएच को बहुत ज़्यादा एसिडिफाई नहीं होनी चाहिए देती, और उसकी जो एसिडिफिकेशन है उसको न्यूट्रलाइज करती है। डिफरेंट जो केमिकल स्पीशीज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, किसी भी जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये सारे जो हैं ये बेसिकली अल्कलिनिटी काज करते हैं, और ये जो स्पीशीज होती हैं ये रेजिस्ट करती हैं जो एसिडिफिकेशन प्रोसेस है, और इसको इसलिए इनको बफरिंग जो है वो कैपेसिटी भी कहते हैं, कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये उसकी जो पीएच को मेंटेन रखते हैं। अब इसका लेना देना यहाँ पे ये है कि जो ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल HCO3 जो नेगेटिव है, जो बैक्टीरिया जो यूज हो रहे होते हैं, ये इनकी ग्रोथ के लिए इनको एज अ फूड चाहिए होता है। सो ये जो बैक्टीरिया है इस प्रोसेस में जिसके अंदर वो अमोनिया को इन दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं वो इनको एज ए फूड यूज कर रहे होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस वजह से ये जो अल्कलिनिटी है, द प्रेजेंस ऑफ दीज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, और ये जो चीजें हैं ये दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज बैक्टीरिया, ताकि वो ये उनका फूड है, आप उनको फूड देंगे तो अपना काम करेंगे। दैट्स व्हाई द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी जो है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितनी अल्कलिनिटी एग्जैक्टली चाहिए, तो ये जरूरी होती है इस प्रोसेस के लिए, नाइट्रिफिकेशन के लिए। ठीक है, एंड ये था पहला प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन का। इससे पहले अमोनिफिकेशन है कि जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया। सेकंड प्रोसेस हमारे पास नाइट्रिफिकेशन का है कि जिसके अंदर हमने 2 स्टेप के अंदर अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास लास्ट इसमें स्टेप आएगा विच इज नोन एज द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। अब जो डीनाइट्रिफिकेशन है इसके अंदर हम नाइट्रेट है जो NO3 है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं N2 के अंदर, नाइट्रोजन गैस के अंदर, विच इज अ रिड्यूसिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है नाइट्रेट की इनटू नाइट्रोजन गैस।
सो मोस्टली जो हमारे रिड्यूसिव प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो होता है ये अंडर एनॉक्सिक कंडीशन या जिनको हम एनारोबिक कंडीशन कहते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, वहाँ पे होता है इन द हेल्प ऑफ डिफरेंट हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, जैसे हमारे पास सूडोमोनास है। और यहाँ पे बेसिकली ये सूडोमोनास क्या करते हैं, दे रिड्यूस नाइट्रेट to nitric oxide, nitrous oxide, and normally जो reduce करते हैं that's in the form of nitrogen gas। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रेट है, there is no oxygen here, and pseudomonas in the presence of organics convert कर रहे हैं इन नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के अंदर और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, अल्कलिनिटी। हमने नाइट्रिफिकेशन में पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया उनको अल्कलिनिटी चाहिए किसके लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। वहां पे जो अल्कलिनिटी है ये उनका फूड है। डीनाइट्रिफिकेशन में इसके ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ पे जो अल्कलिनिटी है एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, वो एज अ वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, अल्कलिनिटी को। तो वो यूज क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक्स। ऑर्गेनिक्स से क्या मुराद है, यहाँ पे सूडोमोनास जो है वो ऑर्गेनिक्स को यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस में अपने फूड के लिए। ऑर्गेनिक की मुराद ये है कि जो बीओडी है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो बीओडी मीन जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज कर रहे हैं यहाँ पे एज अ फूड, और नाइट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस में, और अल्कलिनिटी जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये ओवरऑल प्रोसेस है फॉर द रिमूवल ऑफ जो है नाइट्रोजन थ्रू दिस बैक्टीरिया, ठीक है। एंड अगेन द सेकंड जो हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक है कि जो इस प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं हो सकती, उसको जो है हम फिजिकल प्रोसेस जो है सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन उसको रिमूव करते हैं। और जितनी भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है या अमोनिया नाइट्रोजन है, क्योंकि जो आपके पास वेस्ट वाटर है, हमने इसमें पढ़ा था 60% तो है ही अमोनिया नाइट्रोजन, 40% जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। और उस 40 में से अप्रोक्सीमेटली जो 28% नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, या 30% ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, उसको हम अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 10% है टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो टोटल नाइट्रोजन का 10% है, वो मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, और उसको जो है हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इसमें नाइट्रोजन गैस में और रिमूव नहीं कर सकते। तो उसको जो है मोस्टली जो है वो फिजिकल प्रोसेसेस से रिमूव करना पड़ता है। बट अगेन एज वी डिस्कस अर्लियर, ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे पास टोटल नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है कितनी। अगर तो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो विच मीन्स कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है इसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, तो फिर हम इसको रिमूव करेंगे। अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम इसको जस्ट जो है वो एफ्लुएंट के अंदर जाने देते हैं, और हम इसको फिजिकल मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। सो दिस इज द process of removal of nitrogen through biological means, which is carried out through these following processes. So just a brief overview of this nitrification and denitrification process. Again कि जो nitrification है वहाँ पे आप ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, it must have oxygen। और जो डीनाइट्रिफिकेशन है यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इट शुड बी इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस के जो नाइट्रिफिकेशन है यहाँ पे अल्कलिनिटी चाहिए एज अ फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो डीनाइट्रिफिकेशन है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए एज अ फूड, और यहाँ पे जो अल्कलिनिटी है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। सो दीज आर सम मेन डिफरेंसेस बिटवीन द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस एंड द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग काइंडली मुझसे पूछ लें यहीं पे, देन हम जो है उससे नेक्स्ट जो है वो मूव करेंगे, ठीक है जी बच्चों। नेक्स्ट चलें, अगर यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो। सर ये प्लस ऑक्सीजन और माइनस ऑक्सीजन का थोड़ा सा बता दें सर, वो मैं नीचे चली गई थी।
अच्छा, प्लस ऑक्सीजन का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। अमोनिया नाइट्रोजन के जो अगर ऑक्सीजन होगी तो देन वो नाइट्राइट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगी, और जो नाइट्राइट नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगी, कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ती है इस प्रोसेस के अंदर। विदाउट ऑक्सीजन एडिशन जो है ये प्रोसेस नहीं होता। और जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है इसमें आपको जो है उसको मेक श्योर करना होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अगर कोई है भी तो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मेथड उसके थ्रू उसको रिमूव किया जाता है ऑक्सीजन को, ताकि डीनाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ये मतलब है प्लस ऑक्सीजन एंड नेगेटिव ऑक्सीजन का। Okay, sir. अभी तक क्लियर है ना? कोई इशू तो नहीं है इसमें? No, sir. अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन इजी है। ओके, चलें अब फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। सो नेक्स्ट हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़नी थी कि जो प्रोसेस है ये कैसे होता है नाइट्रोजन रिमूवल का ना, जो एक्चुअल में उसकी रिएक्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने देखनी है कि किस तरह से के जो रिएक्टर्स हैं डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से होता है नाइट्रोजन रिमूवल का। ठीक है, लेकिन हम उससे पहले कि हम वहाँ पे मूव करें, दो बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। एक तो है सॉलिड रिटेंशन टाइम एंड एक है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, की जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे। सो इसको हम पहले एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि वहाँ पे जो है हमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो पहला जो है वो है सॉलिड रिटेंशन टाइम। सो सॉलिड रिटेंशन टाइम क्या होता है? हमने पढ़ा था एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, आप लोगों को यकीनन याद भी होगा। सो वहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज में हम क्या यूज करते हैं कि स्लज यूज करते हैं कि विच इज एक्टिवेटेड दैट कंटेन्स बैक्टीरिया, के जो कि हमें ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, जो डिग्रेडेशन के लिए हेल्प कर रहे होते हैं फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो यहाँ पे जो है जो हमारे पास जो सॉलिड डिटेंशन टाइम है, चाहे हम कोई भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो इसका मेन जो पर्पस ये होता है कि जो हमारे पास जो भी हम सॉलिड यूज कर रहे हैं, जो भी एक्टिव मटेरियल यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, कि वो कितनी देर वहाँ पे स्टे करते हैं, कितनी देर जो है उनकी डिटेंशन टाइम कितना है या रिटेंशन टाइम कितना है। हम इसको कहीं कुछ केसेस में SDT भी कहते हैं, विच इज सॉलिड डिटेंशन टाइम। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अगर हमने इसको डिफाइन करना हो तो ये अमाउंट ऑफ टाइम है। नॉर्मली इट इज इन डेज, बट मेनी डेज होते हैं, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 3 वीक्स के अमाउंट ऑफ टाइम इन डेज के जिसके अंदर जो सॉलिड्स हैं या जो बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, वो कितना अरसा वहां पे स्टे करते हैं। दिट इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ टाइम इन डेज दैट सॉलिड्स और बैक्टीरिया आर मेंटेन्ड इन द एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, और जो आपका ट्रीटमेंट सिस्टम है। ठीक है, और इसको हम जो है मीन सेल रेजिडेंस टाइम भी कहते हैं, जिसको MCRT भी कहते हैं, कि एवरेज रेजिडेंस टाइम ऑफ दीज बैक्टीरिया या जो सॉलिड्स हैं या जो स्लज है, कि उसका स्टे एवरेज हम उसको कितना जो है वो रिटेन रखते हैं उसके अंदर, रिएक्टर के अंदर फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। सो ये जो है वो पहला जो है टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं सॉलिड रिटेंशन टाइम। ठीक है, कि जिसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमने अपने जो सॉलिड्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, उनको हमने कितने अरसा उसके अंदर रखना होता है, देन हम उसको रिप्लेस करें, मतलब आफ्टर 20 डेज है, 15 डेज है। एंड द सेकंड जो टर्मिनोलॉजी दैट इज हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम जैसे नाम से भी आपको फील हो रहा है कि बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद वाटर। So hydraulic retention time जो है, this is the measure of average amount of time, कि कितना टाइम के लिए जो आपके soluble compounds हैं वो रिएक्टर के अंदर रहते हैं। So इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम वो टाइम है कि जिसके अंदर आपका जो वेस्ट वाटर है वो टैंक के अंदर स्टे करता है। ठीक है, और हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम मोस्टली घंटों में होता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैंक है और आप उसके अंदर वेस्ट वाटर ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब वेस्ट वाटर उस टैंक में से पास तो तब होगा क्योंकि जब फिल होगा तो उसके बाद उसमें से जो उसका एग्जिट होता है, जो एफ्लुएंट लाइन होती है वहां पे होती है। तो आपका टैंक खाली है,
आप उसको भरना शुरू करते हैं एक साइड से और आप उसके अंदर पानी ऐड करते हैं जो वेस्ट वाटर है, तो इट विल टेक सम टाइम, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। जब वो जो पहला आपने ड्रॉप ऐड किया था, जो पहला जो लीटर ऐड किया था, वो उसमें से इंटर हो रहा है और उसमें से आउट हो रहा है। सो इस कंटेन्स अराउंड 2 to 4 आवर्स नॉर्मली ना। तो इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, कि जो आपका वेस्ट वाटर है उसको उस टैंक के अंदर जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर इंटर होने में और उसमें से एग्जिट होने में टोटल जो टाइम है वो कितना देर लगता है और वो कितनी देर उस टैंक के अंदर वो वाटर स्टे करता है। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। सो सॉलिड रिटेंशन टाइम जो है वो टाइम ऑफ स्टे है आपके बैक्टीरिया का या सॉलिड्स का कि जिनके थ्रू आपने ट्रीटमेंट करनी है, और ये मोस्टली होता है डेज, 2 वीक्स, 3 वीक्स इस तरह से। और जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है ये बेसिकली टाइम है कि आपका जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करने में आपको कितना टाइम लगता है। तो अगर जो है वो बेसिकली तो ऑप्टिमम टाइम देते हैं कि कितना टाइम जो है उस अगर हम उसको पास करेंगे तो इतनी देर में जो आपका वेस्ट वाटर है वो प्रॉपरली रिएक्ट करेगा, जो बैक्टीरिया उसके अंदर में मौजूद है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिकम्पोज कर जो वह बैक्टीरिया कर देंगे। तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम बेसिकली टाइम ऑफ वेस्ट वाटर है कि जितनी देर वो स्टे कर रहा है उस टैंक के अंदर। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड रिटेंशन टाइम एंड हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। ठीक है। सो होपफुली जब हम इसको नेक्स्ट कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में। So now we will overview some of the conditions which are necessary for the good removal of nitrogen. And the first basic requirement is the solids retention time, कि जो solid का retention time है that should be enough to allow the stable population of nitrifiers to be maintained in the process। कि जो आपके solids हैं, जो आपके बैक्टीरिया हैं, हमने उनको इतना टाइम देना होता है कि वो एक उनकी जो ग्रोथ प्रॉपर हो सके और वो उस प्रोसेस के अंदर मेंटेन रहें और प्रॉपरली वो जो है वो एक्टिवली जो है वो जो भी हमारे पास वेस्ट आ रहा है, वाटर आ रहा है, उसको डिकम्पोज कर सकें। तो जो सॉलिड रिटेंशन टाइप होता है डिपेंडिंग के हमारे पास क्या कंडीशन है, टेम्परेचर क्या है उस वाटर का, वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्या कंसंट्रेशन है, पीएच क्या है, अमोनिया कंसंट्रेशन क्या, देयर आर मेनी फैक्टर्स एक्चुअली कि जो डिटरमिन करते हैं कि सॉलिड रिटेंशन टाइम कितना होना चाहिए। लेकिन डिपेंडिंग ऑन दीज कंडीशंस कि हमारा जो टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन कितनी है, पीएच वगैरह, तो इस बेस पे जो है वो डिसाइड किया जाता है कि उसका सॉलिड रिटेंशन टाइम हम कितना रखेंगे। तो बैक्टीरिया जो है जिनको हम नाइट्रीफायर्स कह रहे हैं कि वो एक्टिवली जो है वो वेस्ट वाटर को डिकम्पोज कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो है जो नाइट्रोजन रिमूवल के लिए, दैट इज द डिसीजन कि आपने सॉलिड रिटेंशन टाइम कितना रखना है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ वेस्ट वाटर। एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द टेम्परेचर, कि जो वाटर का टेम्परेचर है आपके पास जो रिएक्शन टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास वो एक्टिवली उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो सकती, उनके जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो सकते। सो वो जो है उसको नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है, जो नाइट्रोजन रिमूवल का प्रोसेस है, उसको एक्टिवली वो नहीं कर सकते। So temperature it should be above 7 degrees Celsius for the good removal of nitrogen through biological means. So these were the first two requirements. And another very important parameter is the dissolved oxygen. Okay, हमने डिस्कस किया कि जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, जो पहले 2 स्टेप्स हैं नाइट्रिफिकेशन के, उनके अंदर ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में। सो इस प्रोसेस में उनको ऑक्सीजन चाहिए। सो जो हमारे पास वाटर है उसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, एंड देन दिस बैक्टीरिया कैन एक्ट प्रॉपर्ली। अगर ऑक्सीजन जो है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो इनकी जो एफिशिएंसी है जो बैक्टीरिया की वो रिड्यूस हो जाती है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 2 मिलीग्राम से अबव है, 2.5 है, 2.2 है, देन इनकी जो नाइट्रिफिकेशन की एबिलिटी है उस पर
कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। सो मिनिमम जो है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए वाटर के अंदर, हमारे जो रिएक्शन टैंक है उसके अंदर। सो ये 3 रिक्वायरमेंट्स जो कंडीशंस होगी, एक सॉलिड रिटेंशन टाइम, टेम्परेचर एंड dissolved oxygen, and the fourth important parameter is the pH, कि हमारा जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो हम ट्रीटमेंट कैरी आउट कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी वाटर की पीएच कितनी है, उस टैंक की पीएच कितनी है कि जहाँ पे ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। सो जो बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं, जो नाइट्रोसोमोनास यूज कर रहे हैं, जो नाइट्रोबैक्टर यूज कर रहे हैं जो नाइट्रिफिकेशन के अंदर, सो ये मोस्टली पीएच 6.8 to 8 जो है वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। उससे अगर इनकी पीएच जो है इससे कम होती है या इससे ज़्यादा होती है, देन जो है वो बैक्टीरिया अपने प्रॉपर जो फंक्शंस हैं वो कैरी आउट नहीं कर सकते। सो अगर हमने अच्छी रिमूवल करनी है, एफिशिएंट वे से इनको ट्रीट करना है नाइट्रोजन वगैरह को थ्रू बायोलॉजिकल मींस, तो हमने ऑप्टिमम कंडीशन देनी है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया के नॉर्मल फंक्शन के लिए। तो जो पीएच है वहाँ पे वो 6.8 to 8 होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे अगर कम होगी या ज़्यादा होगी तो प्रॉपर जो है हमारे पास फंक्शनिंग नहीं करेंगे बैक्टीरिया और हमारे पास रिमूवल एफिशिएंसी बहुत कम होगी। सो इफ़ वी वांट कि जो एफिशिएंटली हम रिमूव करें नाइट्रोजन को, तो हमने सॉल्युबल जो सॉलिड रिटेंशन टाइम है वो भी ऑप्टिमम देना है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम हो और पीएच भी ऑप्टिमम हो ग्रोथ की, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो भी ऑप्टिमम अमाउंट में मौजूद हो ताकि बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज कर सकें। सो दीज आर सम condition which are necessary for the good removal of nitrogen. And then another very important thing is कि जो उनका फूड है, ये सारी वो चीज़ें हैं हमने पहले डिस्कस की हैं कि जो बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन के जिनके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो उनका फूड है विच इज़ लाइक बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं। तो नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर हमने 1 मिलीग्राम जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना है, उसको रिमूव करना है, सो बैक्टीरिया को अराउंड 7.14 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चाहिए होता है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि हमारे जो वाटर है जिसके अंदर जो ट्रीट करें उसके अंदर 10 मिलीग्राम नाइट्रोजन है, तो 10 मिलीग्राम नाइट्रोजन के लिए जो बैक्टीरिया को फूड चाहिए वो होगा 7/10 जो कि अराउंड 71 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा, तब वो उस 10 मिलीग्राम नाइट्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। सो जो भी हमारे पास टैंक है जिसके अंदर हम ये रिमूवल प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर हमें इनफ अमाउंट में अल्कलिनिटी जो है वो ऐड करनी पड़ती है, जो कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं। अगर तो वाटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं देन हमें ऐड नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर कम है अल्कलिनिटी जो है, ये कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स वगैरह कम है, तो देन हम उनको खुद से ऐड करते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो एफिशिएंटली मूव कर सकें। और नॉर्मली जो रिकमेंडेड होता है कि अराउंड मिनिमम 50 और प्रेफर ये किया जाता है कि 100 मिलीग्राम पर लीटर अल्कलिनिटी जो है वो होनी चाहिए जो भी हमारे पास टैंक है उसके अंदर, ताकि एफिशिएंटली जो है वो रिमूव किया जा सके नाइट्रोजन को। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है कि जब हम वेस्ट वाटर को उसमें से पास करें, तो ये अगर हम उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर हमने जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है वो बहुत कम रखा है कि फॉर एग्जांपल आपका जो वेस्ट वाटर है वो एंटर होता है और विद इन 30 मिनट्स जो है उसमें से आप उसको एग्जिट भी कर जाते हैं, उसमें से रिमूव भी हो जाता है, तो वो जो वेस्ट वाटर है वो उसके जितने उसके अंदर जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, इनफ टाइम नहीं मिलता बैक्टीरिया को कि वो उन न्यूट्रिएंट्स के साथ, उन कंटेमिनेंट्स के साथ रिएक्ट करें और उनको कन्वर्ट करके रिमूव कर सकें। सो कुछ जो है वो रिमूव हो जाएंगे और कुछ रिमूव नहीं हो जाएंगे। सो इसलिए जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है ये भी ऑप्टिमम होना चाहिए कि हमें ताकि बैक्टीरिया को ऑप्टिमम टाइम मिले कि वो उसके साथ रिएक्ट करें और उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकें। सो सिमिलर टू सॉलिड रिटेंशन टाइम, जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है ये भी ऑप्टिमम होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। एंड
आफ्टर these requirements there is another important thing कि जो हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं, वो उनसे सेंसिटिव होते हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो इन बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होते हैं और बैक्टीरिया जो है वो डेड हो जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया काम नहीं कर सकते। सो हमने ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इन बैक्टीरिया के लिए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के लिए, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, हम उनको पहले रिमूव करें उस वेस्ट वाटर के अंदर से, ताकि जो भी है हमारे पास बैक्टीरिया है वो एक्टिवली काम कर सकें। So these are some important पैरामीटर्स के जो कि हमें बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल के अंदर हमें ज़रूरी होते हैं, कि जिसके अंदर हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम ऑप्टिमम हो, सॉलिड रिटेंशन टाइम ऑप्टिमम हो, टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, पीएच ऑप्टिमम हो, इसके अलावा उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो, प्रॉपर फूड मौजूद हो विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो कि जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट जिसका आ रहा हो, जो जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ या उस रिप्रोडक्शन जो है वो डैमेज हो रही हो। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट नेसेसरी कंडीशन फॉर द गुड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। सो इन पॉइंट्स में से अगर आपको कोई क्लियर नहीं है तो आप पूछ लें, और ये क्लियर हो गया आप लोगों को? सर अगर मेरा एक तो जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अगर हम ऐसी एरियाज में हैं जहाँ से हमें वाटर से नाइट्रोजन को रिमूव करना है और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो फिर वहाँ क्या होगा सर? तो हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा जो टैंक है उसका। फिर उसके लिए सर कौन सी वो यूज़ होगा सर उसको करने के लिए? क्या चीज़? तो कौन सा मेथड यूज़ होगा उस वाटर की जो 7 टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए? उसमें डिपेंड करता है कि आप नॉर्मली जो है आप डिपेंड कर रहा होता है कि जो आपका टेम्परेचर जो बाहर का कितना है और अंदर का कितना है। आप इंडोर अगर करेंगे इसको तो फिर नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो इतना कम नहीं होता, और अगर आप चले जाते हैं किसी ऐसे एरिया में कि जहाँ पे बहुत माइनस में है, -10-15 में, तो वहाँ तो वैसे ही जो है वो फ्रोजन होता है पानी, तो वहाँ पे तो वो ऐसे बह नहीं रहा होता। तो नॉर्मली जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कोई इतना मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो इंडोर में तो नॉर्मली जो है वो आपको जो टेम्परेचर होता है सर्दियों में भी अराउंड 10 to 15 होता है। जी सर, लेकिन सर हम इसको आर्टिफिशियली भी इसको कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे हमारे पास जिससे हम इसको 7 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल मेंटेन कर लें वहाँ पे? कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कितना है, बड़ा रेक्टर कितने एरिया पे है। अगर तो आप इसको किसी ऐसे एरिया में करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, सो मेरे ख्याल में वहाँ पे फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर बड़े रेक्टर्स यूज़ करने हैं और आप टेम्परेचर जो है आपका सब ज़ीरो लेवल्स पे है, तो हीटिंग जो है वो मेनली कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हीटिंग में आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है, आपका कोई ना कोई फ्यूल यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। जी थैंक यू सर। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है हम बायोलॉजिकल जो न्यूट्रिएंट रिमूवल है ये कर इसलिए रहे हैं कि हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसलिए जो है अगर हम इसको अगर हमने ज़्यादा अगर हमने कूलिंग या उसको हीटिंग करनी है एक्सटेंसिव लेवल पे, थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर है हमने उसको जो पीएच है टेम्परेचर इसको मेंटेन रखना होता है, लेकिन अगर आप कहें कि 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो देन वहाँ पे जो है वो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए आपको इतना बड़ा टेम्परेचर जो गैप है उसको मेंटेन रखने के लिए वो इतनी ज़्यादा होगी कि आपका जो ये केमिकल रिमूवल मेथड है उससे भी ये जो है वो कॉस्ट जो है वो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री 3 डिग्री का फर्क है तो उसको तो आप मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो उसको जो है वो फिर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है इस तरह के प्रोसेस। सर फिर वहाँ पे हम केमिकल मेथड यूज़ करते हैं उन ऐसी कंडीशंस में? मैं वही बता रहा था आपको जो पहले है कि जब हम कोई भी ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम पहले ये देखते हैं कि वो उन ट्रीटमेंट पे जब भी हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेस्ट वाटर है उसकी कंडीशन क्या है, और हमने ये ट्रीटमेंट कहाँ पे करनी है, कौन से एरिया के अंदर करनी है। सो डिपेंडिंग जो हमारे पास वेस्ट वाटर की कंपोजिशन है, और डिपेंडिंग कि हम कौन से एरिया में है, कौन सी कंट्री में है, और किस मतलब वेदर है वहाँ पे किस तरह का है, उसकी बेस पे ट्रीटमेंट जो है वो डिज़ाइन की जाती है।
अगर किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे ये जो बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल है हम इसको एफिशिएंटली कंडक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे हम ये करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हैं कि जिनमें इस प्रोसेस को जो है वो मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल नहीं करेंगे, आप फिर कोई केमिकल मेथड यूज़ करेंगे या फिजिकल मेथड यूज़ करेंगे। मेन जो पर्पस है, आपने न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करना है और कम पैसों में रिमूव करना है, जो उसकी कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, कि जो फिजिबल है, जो आप पे बर्डन ना पड़े। तो अगर आपके पास 3 मेथड है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, तो जो मेथड भी आपको अच्छी एफिशिएंसी दे रहा है और कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलेटिव कॉस्ट तो बेसिकली रिलेटिव है ना, कि कौन सा मेथड कहाँ पे कितनी कॉस्ट दे रहा है। तो जो मेथड भी आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है, डिपेंडिंग ऑन वेस्ट वाटर कंडीशन एंड योर रिक्वायरमेंट्स, जो आपका एफ्लुएंट वाटर है या आपने कहाँ पे करना है, तो आप वो मेथड यूज करेंगे। इट डजंट मैटर कि आपने बायोलॉजिकल ही यूज करना है या केमिकल ही यूज करना है या फिजिकली यूज करना है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एफिशिएंसी क्या चाहिए और आप कितने पैसे लगा सकते हैं उस पर, कि आपके पास कितना बजट है, तो उसकी बेस पे जो है हम इन मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर, समझ आ गया जी। ओके ओके, नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन के बाद जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। सो डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि इसमें हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होने चाहिए। अगर 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से या इतनी या ज़्यादा ऑक्सीजन हो तो वो फिर वहाँ पे जो इसकी एफिशिएंसी है उसको जो है वो रिड्यूस करती है, क्योंकि वहाँ पे जो हम बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं दे रिक्वायर्ड एनऑक्सिक एनवायरनमेंट या एनएरोबिक एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे पास एनऑक्सिक जोन है, हमारे पास CBOD है, जिसको हम कार्बन BOD भी कहते हैं। बल सेम बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास बैक्टीरिया है, जो डीनाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एज अ फूड यूज कर रहे हैं, और इनका जो फूड है वो तकरीबन 2.86 मिलीग्राम जो है वो BOD है पर मिलीग्राम ऑफ नाइट्रेट। तो अगर आपने 1 मिलीग्राम नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाई करना है तो आपको एटलीस्ट 2.86 मिलीग्राम आपके पास कार्बन BOD का होना चाहिए। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन की जो आपके पास होगी, जो मिनिमम जो आपके पास फूड है, आपके जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो स्मूथ एंड एफिशिएंटली वो कंडक्ट हो सकता है। अच्छा, ये अब हमने ये देखा है कि जो नाइट्रिफिकेशन है वहाँ पे उनका फूड है अल्कलिनिटी, और यहाँ पे इनका फूड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये अल्कलिनिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो एक आइडिया ये भी है कि अगर हम इनको कंबाइन यूज कर दिया जाए, बजाय एक टैंक में हम एक अलग प्रोसेस में नाइट्रिफिकेशन करें और एक में डीनाइट्रिफिकेशन करें, तो अगर हम इनको कंबाइन कर लें तो हम जो है वो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि पहला बेनिफिट तो ये है कि हम जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको यूज करता है, तो हम डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी एयर। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम रिमूव करते हैं थ्रू एरोबिक प्रोसेस, तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन को लेके जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको कन्वर्ट करते हैं CO2 के अंदर। सो अगर हम डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर जो है क्योंकि एज अ फूड यूज कर रहे हैं इसको, तो हम 2.86 मिलीग्राम जो है पर मिलीग्राम ऑफ जो नाइट्रेट है हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट एनी एडिंग एक्सपेंसेस ऑफ एयर। और जो सेकंड मेथड ये है कि जो भी अल्कलिनिटी प्रोड्यूस हो रही है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, इसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं इन द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी तकरीबन 3.57 मिलीग्राम जो है अल्कलिनिटी पर मिलीग्राम ऑफ नाइट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो हमारी जो अल्कलिनिटी की रिक्वायरमेंट्स है पर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, वो पार्शली जो है वो यहाँ से पूरी हो सकती हैं। सो अगर हम इनको कंबाइन यूज करें तो ये जो है कुछ एडवांटेजेस जो हम हासिल कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कुछ
रिएक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टर्स हैं कि जो पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मैंने जो है वो मेनली 3 एक्चुअली सेलेक्ट किए हैं सिलेक्शन के लिए, जो कि आपको एक बेसिक आइडिया दे सकते हैं कि हम किस तरह से कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में इस प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ नाइट्रिफिकेशन जो है सिस्टम है कि जिसके अंदर हम बेसिकली आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पे आपके पास इन्फ्लुएंट आ रहा है वेस्ट वाटर। सो यहाँ पे पहला जो टैंक है वो एरेशन टैंक है। एरेशन टैंक का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो पहले प्रोसेस हो रहा होता है वो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके अंदर आप अमोनिया नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करें, और फिर यहाँ से वो ट्रीटेड वाटर जो है वो एनॉक्सिक टैंक में जाता है कि जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती है, यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। और फिर यहाँ से जो एफ्लुएंट है वो आपके क्लैरिफायर में जाएगा, और जिसके अंदर आप उसको स्टे देते हैं, सेडिमेंटेशन होती है, और जो आपके पास स्लज है जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आप वापस आ जाते हैं और आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और जो साफ पानी होता है आप उसको कलेक्ट करते हैं, और उसको जो भी आपने अगर डिपेंडिंग आपने उसको क्या यूज़ करना है, तो अगर आप उसको कर सकते हैं क्या कहते हैं कि डिसइंफेक्शन वगैरह अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। सो दिस इज़ वन कॉन्फ़िगरेशन की जिसमें आप पहले एरेशन टैंक यूज़ करते हैं, बाद में एनॉक्सिक टैंक यूज़ करते हैं, एंड अनदर जो हमारे पास जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर पहले आप एनॉक्सिक टैंक यूज़ करें कि जिसके अंदर आप जो है वो बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं कि जो कि विदाउट ऑक्सीजन काम करते हैं, देन आप एरेशन टैंक यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो मल्टीपल आप यूज़ भी कर लेते हैं कि आप पहले एरेशन टैंक यूज़ करें, फिर एनॉक्सिक, फिर एरेशन, फिर एनॉक्सिक। सो 4 स्टेजेस के अंदर भी जो है आप इसको कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग मल्टीपल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ट्राई की गई हैं दुनिया के अंदर और हो रही हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो आपके पास वेस्ट वाटर है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो वन ऑफ द मोस्ट जो एक एफिशिएंट और कॉमनली यूज्ड रिएक्टर है जो इस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, कि जिसके अंदर आप एक सीक्वेंस में डिफरेंट जो बैच उनको कंडक्ट करते हैं। अगर एनारोबिक नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन हो तो एनारोबिक बैक्टीरिया पर कौन सा इफेक्ट होगा, मतलब वो सही एफिशिएंट इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे? सॉरी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है सर। अगर एनारोबिक बैक्टीरिया में ऑक्सीजन हो उस प्रोसेस में डीनाइट्रिफिकेशन में, तो फिर हमें क्या सही रिजल्ट मिलेगा 100% या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर बेसिकली आप वहाँ पे अगर आपके पास जो एनारोबिक कंडीशन है वहाँ पे जो आपके सूडोमोनास हैं बैक्टीरिया भी यूज़ करें, ठीक है, वो आपकी जो एनऑक्सिक कंडीशन है विदाउट ऑक्सीजन आपको क्या करते हैं कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिक आपके पास कंपाउंड्स हैं आप वो उनको यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड, और जो आपकी नाइट्रेट है उसको नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और अल्कलिनिटी को रिलीज कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन आप देंगे तो वहाँ पे सूडोमोनास के बजाय वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे कि जो उस बेसिकली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनको डीकम्पोज करते हैं, तो वहाँ पे कोई और प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपका डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा। सर जब आपने बोला था कि दोनों प्रोसेस एक साथ कंबाइन कर लें तो हमें ज्यादा फायदा होगा, तो वो किस तरह होगा? अगर दोनों प्रोसेस कंबाइन हो जाएंगे तो ऑक्सीजन होगी ना, तो फिर वो बैक्टीरिया एनारोबिक वाले किस तरह काम करेंगे? कंबाइन करने का मतलब है कि आप उनको एक सीक्वेंस में करें कि पहले आप उसको एरोबिक करें कंडीशन, एक टैंक है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एरोबिक कंडीशन है जिसके अंदर आप एयर दे रहे हैं और उसके अंदर जो है वो नाइट्रिफिकेशन हो रही है। उसके बाद वो वाला जो है आपका डीनाइट्रिफिकेशन टैंक में चला जाए पानी की, जहाँ पे उसकी डीनाइट्रिफिकेशन हो जाए, वो वाला फिर आगे जो है उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन तो आएगी, वो जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो चला जाए फिर नाइट्रिफिकेशन में। तो आप ये टैंक जो है वो इन मतलब सीक्वेंस में यूज करें, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, एरोबिक टैंक यूज करें, एनारोबिक यूज करें, फिर एरोबिक यूज करें, फिर एनारोबिक यूज करें, इस तरह से। तो इस तरह से जो है उसी एफिशिएंसी को आप एनहांस कर सकते हैं।
और ये जो अल्कलिनिटी वगैरह प्रोड्यूस होती है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर जो फिर ये होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन अगर आ जाती है थोड़ी सी, फॉर एग्जांपल आप एरोबिक से एनारोबिक में जा रहे हैं जो वाटर है, तो उसके अंदर अब जो ऑक्सीजन है उसको फिर पहले आपको रिमूव करना पड़ता है, और उसके लिए आप डिफरेंट बैक्टीरिया यूज़ करते हैं कि जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं और उसके अंदर वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं। सो बाकी जो है आपकी जितनी भी ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद होती है वो उन बैक्टीरिया की जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसके अंदर यूटिलाइज हो जाती है, और ऑलमोस्ट जो है वो एनारोबिक कंडीशन वहाँ पे अचीव हो जाती है, और फिर वहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है वो हो जाता है कंप्लीट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस है सीक्वेंसिंग रिएक्टर। बट अब एक कंडीशन आपको वो वाली बताइए जो मैंने, जिसके अंदर आपने 4 डिफरेंट टैंक यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक में एरोबिक हो रहा है, एनरोबिक हो रहा है। सेकंड जो एक सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपके स्लज प्रोसेस है उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे आप टैंक एक ही यूज कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे मिनिमम तकरीबन 3 टैंक यूज होते हैं। पहला तो वो होता है कि जिसके अंदर आप वेस्ट वाटर को स्टोर करते हैं, फिर सेकंड टैंक ये है कि जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, और तीसरा टैंक जो है जिसके अंदर आगे सेंटिमेंटेशन आप करते हैं ताकि वो सारे सेंटिमेंट बेड्स हैं और आप साफ पानी निकाल लें। लेकिन जो रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन सीक्वेंसिंग बैच के अंदर, ये जिसको SBR रिएक्टिव भी कहते हैं, SBR, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है वो एक ही टैंक के अंदर हो रहा होता है, जो कि डिफरेंट बैचेस के अंदर होता है। किसी में आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, किसी में आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे, कहीं पे मिक्सिंग हो रही है, कहीं पे फिलिंग हो रही है। जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं ये सिर्फ एक ही टैंक के अंदर हो रहे होते हैं, और इसको सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर कहते हैं कि एक ही रिएक्टर है जिसके अंदर डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट सीक्वेंस में आप उसको रिएक्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको मैं एक एनिमेशन दिखाना चाह रहा था, आप काइंडली ये देखें, फिर हम इस पे बात करते हैं। The name of this next process configuration, sequencing batch reactor, is descriptive of how this process works. There is a specific sequence to the steps of the complete cycle. The water is treated in batches rather than using a plug flow design, and the entire process takes place in the biological reactor. Because of this batch design, there must be some form of flow equalization or multiple reactors capable of handling continuous wastewater flow. SBRs are generally used in systems with relatively low flows, typically a 1 mgd or less of flow, but they can be designed to handle more than 100 mgd if required. The properly programmed sequence will create the conditions that allow for biological removal of nitrogen and phosphorus. Step 1 is the filling process. For this example, the SBR is treating mostly municipal waste, with about 10% of the flow coming from industrial dischargers, so the cycle time is 8 hours. Normal cycle time for municipal waste is 4 hours, and for industrial waste is in the range of 4 to 24 hours. Since filling accounts for about 25% of the total cycle, it'll take about 2 hours to fill this tank in our example. And it's worth noting that the aeration system will cycle on and off intermittently during the fill step to maintain the proper dissolved oxygen levels in preparation for the reaction step. Following the fill step is the react step or the reaction step. The reaction step takes about 35% of the total cycle time. So in our example here, the reaction step will last for about 2.8 hours. This is where the microorganisms, in the presence of sufficient dissolved oxygen, will oxidize and absorb the organic waste in the wastewater. Once the reaction period is finished, it's time to turn off the aeration system and allow the solids to separate from the liquid. The secondary clarifier is simulated here, and the activated sludge is allowed to settle to the bottom of the tank as the water is clarified. Once the sludge is settled and the water has been clarified, the draw step is initiated. Here, the supernatant is drawn off as the treated effluent and sent to the next process, whether it's disinfection or some other form of tertiary treatment. Finally,
There's an idle period when the required amount of sludge is wasted in order to return the mixed liquor suspended solids concentration to the desired range before starting the next treatment cycle. Once the wasting is complete, the cycle continues and the same sequence of steps will be repeated to treat the next batch of water. So, ये है जी सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर के, जिसके अंदर आप सारे प्रोसेस जो हैं वो एक ही रिएक्टर के अंदर कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था जब हमने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पढ़ा था, और हमने एक उसके अंदर पढ़ा था जो एक्टिवेटेड स्लज के अंदर एक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो आपके एक्टिवेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो इन सस्पेंडेड कंडीशन में होते हैं, और मतलब किसी फिल्म पे आप उनको कोट नहीं कर रहे होते। सो कोई भी डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हैं वो जो है SBR रिएक्टर के अंदर जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, और डिपेंडिंग के हमारे जो वेस्ट वाटर की कंडीशन क्या है और हमने उसके अंदर से क्या रिमूव करना है, सो इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसमें फिलिंग है, एरेशन है और रिएक्शन स्टेप है, तो इनको जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी इसमें कोई हम स्टेप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो दैट एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास जो है वो किस किस्म का वेस्ट वाटर मौजूद है। और ये बेसिकली काफ़ी कॉमनली यूज होता है जो SBR रिएक्टर कन्फिग्रेशन है। जो पहले हमने 2 कन्फिग्रेशन देखी हैं वो अब रिलेटिवली कम यूज होता है, लेकिन मेनली ये डिपेंड कर रहा है कि आपके पास अगेन कि आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, किस किस्म का वेस्ट वाटर है जो आपने ट्रीट करने हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, और आपके पास बजट क्या है, और आपके पास फाइनल आपको क्या क्वालिटी चाहिए वाटर की। बेस्ड ऑन दैट हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है वो रिएक्टर हमने कौन सा यूज़ करना है, किस तरह का यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा ये था अभी तक यहाँ तक जो हमने पढ़ा है फॉर नाइट्रोजन रिमूवल, और हमने इसकी जो है वो प्रोसेस भी डिस्कस किया है, और फिर हमने इसके जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं नाइट्रिफिकेशन के लिए, डीनाइट्रिफिकेशन के लिए क्या है, एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे होता है, और हम इसके जो रिएक्टर हैं किस तरह से इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारी जो कंडीशन क्या है हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये था जो है हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन जो रिमूवल है हमने उसको डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल जो फास्फोरस रिमूवल है, कि जो हमने आज थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि इसमें हम फॉस्फेट एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो है यूज़ करते हैं, तो वो कैसे की जाती है। तो जो सेकंड हमारा कल इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बायोलॉजिकल फास्फोरस रिमूवल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है।